हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि आज से 3 दिन पहले एक काफ़ी भयानक एक्सीडेंट हुआ था इंडियन एयरफोर्स में, जिसमें एक मिराज 2000 और एक सू-30 MKI क्रैश हो गए थे। जो मिराज 2000 के पायलट थे उनकी जान बच नहीं पाई। तो इस इंसिडेंट को लेकर हमने उसी दिन डिस्कस किया था, लेकिन ये वीडियो अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल में गया था। पर रिक्वेस्ट करी जा रही थी कि इस इंसिडेंट को डिस्कस किया जाए, तो अब हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो इसके बारे में हम विस्तार से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 क्रैश साइट थी, एक मोरेना MP और दूसरी भरतपुर राजस्थान। तो जब ये इंसिडेंट हुआ था तो ये माना जा रहा था कि मोरेना में सू-30 MKI और मिराज 2000 क्रैश हुए हैं, वहीं पर भरतपुर राजस्थान में इंडियन आर्मी का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। पर बाद में ये चीज़ साफ हो गई कि ये दोनों क्रैश साइट एक ही इंसिडेंट की थी, जहाँ पर मोरेना में मिराज 2000 क्रैश हुआ था, वहीं पर सू-30 MKI जो है ये भरतपुर राजस्थान में गिरा था। तो ये दोनों ही क्रैश साइट जो है ये एक दूसरे से करीबन 100 किलोमीटर दूर है। तो ये शो करती है कि जो सू-30 MKI है ये एकदम से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था और अच्छे खासे डिस्टेंस तक फ्लाई करने के लिए कैपेबल था। इसलिए करीबन 100 किलोमीटर दूर जाकर ये एयरक्राफ्ट गिरा है। तो इंडियन एयरफोर्स ने ये चीज़ साफ करी कि जो मिराज पायलट थे ये विंग कमांडर हनुमत राव सराथी थे और ये काफ़ी हाईली क्वालिफाइड और अकम्प्लिश्ड मिराज पायलट थे, साथ ही साथ एक कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर भी थे। तो इंडियन एयरफोर्स के लिए ये काफ़ी बड़ा लॉस है, क्योंकि ये मिराज 2000 के बेस्ट पायलट्स में आते थे और क्योंकि ये कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर थे तो ये अपने आप में इसका सबूत है। तो ग्वालियर एयरबेस जो है ये इंडियन एयरफोर्स के सबसे इम्पोर्टेंट एयरबेसेस में से एक है। यहाँ पर मिराज 2000 के 3 स्क्वाड्रन है, नंबर 1, नंबर 7 और नंबर 9। नंबर 1 टाइगर्स है, नंबर 7 बैटल एक्सेस है और नंबर 9 वुल्फ पैक है। साथ में यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेंज भी है और उसके साथ में यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की TACD यानी कि टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यूनिट भी है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर दे रहे हैं ये सारी की सारी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। यहाँ कोई भी इनसाइड इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। तो TACD इंडिया का टॉप गन कह सकते हैं। ये एक ट्रेनिंग एरियल कॉम्बैट यूनिट है जहाँ पर इंडिया के टॉप 1% फाइटर पायलट आते हैं। तो TACD के पास MiG-21s भी हैं, मिराज 2000s भी हैं, सू-30 MKIs भी हैं, MiG-29s भी हैं। तो यहाँ पर डिसिमिलर कॉम्बैट की प्रैक्टिस करी जाती है, साथ ही साथ यहाँ पर रियल लाइफ सिनेरियोस की प्रैक्टिस करी जाती है। कॉम्बैट में जो हो सकता है उस सारी पॉसिबिलिटी को देखा जाता है और उसके हिसाब से काउंटर तैयार किए जाते हैं। तो नॉर्मल स्क्वाड्रन फ्लाइंग में क्या होता है, कुछ सेफ्टी पैरामीटर्स होते हैं, वहाँ पर फ्लाइंग होती है, पर TACD में सारी बाउंड्रीज को पुश किया जाता है। तो खतरा जो है TACD के अंदर फ्लाइंग का दुगना होता है। तो ये जो मिराज 2000 थे और सू-30 MKIs थे ये TACD यूनिट को ही बिलोंग करते थे और जो पायलट्स यहाँ पर इन्वॉल्व थे ये इंडिया के टॉप पायलट्स थे। तो ANI के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है जहाँ पर इस सिनेरियो को डिस्कस किया गया है। तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि एक और सू-30 MKI उस समय हवा में था जिसमें पायलट और वीसो दोनों बैठे थे और उनके सामने ही ये एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पर मिराज 2000 सू-30 MKI आपस में टकरा गए थे। तो वीसो यहाँ पर वेपन सिस्टम ऑपरेटर है जो कि सू-30 MKI की पीछे वाली सीट में बैठते हैं। तो एक्चुअली इस इंसिडेंट में 2 नहीं 3 एयरक्राफ्ट शामिल थे, लेकिन एक्सीडेंट 2 एयरक्राफ्ट का हुआ था। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये अभी तक पब्लिक डोमेन में है। आगे जो हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं ये अजम्पशन है, लेकिन इनके सही होने की पॉसिबिलिटी अच्छी खासी है। तो इंसिडेंट ये हुआ होगा कि ग्वालियर एयरबेस से 3 एयरक्राफ्ट फ्लाई किए होंगे, एक मिराज 2000 और 2 सू-30 MKI। तो मिराज 2000 के पायलट जैसा कि हम जानते हैं कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर थे, तो बाकी 2 एयरक्राफ्ट में कौन होंगे ये आपको पता होगा। तो एरियल कॉम्बैट प्रैक्टिस यहाँ पर करी गई होगी जिसके अंतर्गत 2v1 डॉग फाइट सिनेरियोस को क्रिएट किया गया होगा। 2v1 यानी कि 2 के मुकाबले 1। तो 2 सू-30 MKI एक साइड पर होंगे और ये एक मिराज 2000 के अगेंस्ट गए होंगे, वो भी डॉग फाइट में या फिर बेसिक फ्लाइट मनूवरिंग में। तो जैसा कि ये साउंड कर रहा है ये एक एक्सट्रीम सिनेरियो है और कहीं से भी फेयर नहीं है, लेकिन हमारे पायलट्स को इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो हर सिनेरियो की तैयारी यहाँ पर करी जाती है। तो जब बात क्लोज कॉम्बैट की आती है तो यहाँ पर पायलट्स विजुअल्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट के जो एक्टिव सेंसर्स हैं वो एयरक्राफ्ट के सामने देखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। लेकिन जब क्लोज कॉम्बैट होती है तो पूरे स्पेस में लड़ाई हो रही होती है, आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह एयरक्राफ्ट होते हैं, इसलिए पायलट अपने विजुअल पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं ऐसे सिनेरियोज में। तो अगर 1 वर्सेस 1 ही डॉग फाइट कॉम्बैट चल रही है तब भी ये काफ़ी ज़्यादा क्योटिक हो जाती है, क्योंकि पहले तो एयरक्राफ्ट की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, उसके बाद आपको विजुअल कॉन्टैक्ट बनाकर रखना है, साथ ही अपने एयरक्राफ्ट को ऐसी जगह प्लेस करना है ताकि सामने वाला एयरक्राफ्ट आपकी नोज के सामने आ जाए और आप उसे टारगेट कर सकें। और अब इमेजिन करिए कि आप 1 के बजाय 2 के अगेंस्ट जा रहे हैं।
तब चीज़ें कितनी ज़्यादा केओटिक होंगी। आपको दोनों एयरक्राफ्ट की पोजीशन को देखना है, साथ ही साथ दोनों को टारगेट करने की कोशिश करनी है। तो भले ही हमारे पास 2 आंखें हैं, नज़र हम एक बार में एक ही जगह पर रख सकते हैं। तो इस केओस में जहाँ पर क्लोज विसिनिटी में 3 एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं, हो सकता है कि एक पायलट एक ही एयरक्राफ्ट पर फोकस कर रहा हो, दूसरे एयरक्राफ्ट को ना देख पाया हो और 2 एयरक्राफ्ट आपस में भिड़ गए हों। तो यहाँ पर एयरक्राफ्ट की स्पीड वैसे ही ज़्यादा होती है। अब दोनों ही फास्ट एयरक्राफ्ट है तो रिलेटिव स्पीड और भी ज़्यादा हो जाती है, तो रिएक्शन टाइम जो है वो मिलीसेकंड का मिलता है। इसलिए फाइटर पायलट्स को एक अलग ही ब्रीड कहा जाता है। तो पहले तो फाइटर एयरक्राफ्ट का पायलट बनना बहुत मुश्किल होता है, उसके बाद उसमें से भी टॉप 1% में आना और टैग डी में इंस्ट्रक्टर बनना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो विंग कमांडर हनुमंत राव सराथी किस लेवल के रहे होंगे इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो अगर आप फाइटर फ्लाइंग के रिस्क को देखेंगे तो ऐसे एक्सीडेंट्स की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई होती है। और अगर आप टैग डी जैसे यूनिट की बात करते हैं जहां पर लिमिट्स को पुश किया जाता है, तो ये पॉसिबिलिटी और भी ज़्यादा हाई हो जाती है। तो ये प्योर एक्सीडेंट हो सकता है जहां पर मशीन की कोई गलती ना रही हो, ना ही पायलट्स की गलती रही हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है और ये एयर कोमोडोर रैंक के ऑफिसर द्वारा करी जा रही है, जो कि एयर हेडक्वार्टर दिल्ली से है। तो इस प्रोब का जो रिजल्ट होगा, इसकी जानकारी जहां तक चांसेस हैं पब्लिक डोमेन में नहीं आने वाली। तो एक्चुअल में क्या हुआ होगा इसकी जानकारी शायद हमें कभी ना मिले, लेकिन जो हमने डिस्कस किया इस सिनेरियो की पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी खासी एग्जिस्ट करती है। तो इस इंसिडेंट में इंडियन एयरफोर्स का काफ़ी बड़ा लॉस हुआ है। 2 एयरक्राफ्ट तो लूज किए ही गए हैं, जिसमें एक मिराज 2000 था, दूसरा Su-30 MKI था। साथ ही साथ उससे ज़्यादा जो बड़ा लॉस है वो ये है कि हमने एक विंग कमांडर हनुमंत राव सराथी के लेवल का पायलट भी खोया है। तो जो Su-30 MKI हमारे द्वारा लूज किया गया है, इसकी भरपाई हो सकती है। इन एयरक्राफ्ट को हम इंडिया में ही बना रहे हैं, 12 और एयरक्राफ्ट हम लेने ही वाले हैं, उसमें एक और ऐड हो जाएगा। लेकिन मिराज 2000 जो हमने लूज किया है, इसकी भरपाई कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ये नंबर पहले ही 50 के नीचे आ गए हैं। और क्योंकि ये एयरक्राफ्ट अब प्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं, तो इसके रिप्लेसमेंट के आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम एग्जिस्ट करती है। बाकी जो मिराज यहाँ पर क्रैश हुआ है, ये अपग्रेडेड मिराज 2000 था, जिसे आई और टीआई वेरिएंट में अपग्रेड किया गया था। तो जो डेबरी के वीडियोस यहाँ पर आए हैं, वहाँ पर एक RDY-3 रेडार दिखता है जिसे थैलेस द्वारा बनाया गया है और ये अपग्रेडेड मिराज 2000 में लगाए गए हैं। तो एक अपग्रेडेड एयरफ्रेम भी हमने यहाँ पर लूज किया है। तो 2021 में एक रिपोर्ट आई थी जहां पर इंडियन एयरफोर्स द्वारा करीबन 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 लिए जा रहे थे फ्रांस से, जिसमें से 13 जो एयरक्राफ्ट थे ये कम्प्लीटली इंटैक्ट पोजीशन में थे, जहां पर इंजन के साथ साथ पूरा एयरफ्रेम था। वहीं पर जो 8 एयरक्राफ्ट थे ये थोड़े बहुत रिपेयर के बाद फ्लाई करने वाली कंडीशन में आ सकते थे। तो हो सकता है इन एयरक्राफ्ट को भी एज ए रिप्लेसमेंट लिया जा सके, लेकिन पॉसिबिलिटी यहाँ पर स्लिम है। तो यहाँ पर हम एयर फ्रेम के रिप्लेसमेंट की बात कर सकते हैं, लेकिन जो पायलट हमने लूज किया है वो वापस नहीं आएंगे और ये हमारे लिए सबसे बड़ा लॉस रहेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। जय हिंद।